हरियाणा में मनोहर सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। बिजली निगम ने उपभोक्ताओं पर किसी तरह का अतिरिक्त बोझ नहीं डाला। प्रदेश में बिजली के बिल ज्यों के त्यों ही रहेंगे। हरियाणा राज्य बिजली विनियामक आयोग ने 2020-21 का वार्षिक टैरिफ प्लान जारी कर दिया है और नया टैरिफ प्लान लागू होगा। राहत की बात यह है कि पेट्रोल, डीजल, बस किराए में बढ़ोतरी की तर्ज पर बिजली के दाम नहीं बढ़े हैं। हालांकि बिजली दरों पर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, पालिका टैक्स और FSA अलग से लगेगा। एग्रो इंडस्ट्रीज को एक बड़ी राहत दी गई है। HERC ने एग्रो इंडस्ट्रीज के लिए 20 किलोवाट तक की लोड टैरिफ श्रेणी बनाई है और ऐसी इकाइयों से 4.75 रुपए प्रति किलोवाट की रियायत दर ली जाएगी और पहले उन पर 7.05 प्रति किलोवाट रुपए का टैरिफ लगाया जा रहा था और 2020 से 21 के दौरान इन बिजली उपभोक्ताओं को 42.5 करोड़ रुपए का कुल लाभ होने का अनुमान है और इस श्रेणी के लाभार्थी आते हैं जैसे कि पैक हाउस, ग्रेडिंग, पैकिंग, मधुमक्खी पालन, शहद प्रसंस्करण, मशरूम की खेती, टिश्यू कल्चर, झींगा और मछली पालन, पोल्ट्री फार्म आदि। देश में अनलॉक 1 के दूसरे चरण में सरकार की ओर से कई राहत दी गई है, जिसमें धार्मिक स्थानों से लेकर के मॉल आदि को खोलने की अनुमति दी गई है। और इसी कड़ी में हमारे संवाददाता विनीत कपूर ने एलांटे मॉल पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया है। कोविड-19 की महामारी के बीच काफ़ी समय से जो शॉपिंग मॉल्स हैं वो बंद रहे थे, लेकिन अब जिस तरह से अनलॉक 1 का आज कहीं ना कहीं पहला दिन है और इस पहले दिन गाइडलाइंस के मुताबिक जो शॉपिंग मॉल्स हैं वो खोल दिए गए हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त हम चंडीगढ़ के नामी शॉपिंग मॉल के बाहर मौजूद हैं, जिसको आज लोगों के लिए खोल दिया गया है। लेकिन यहाँ पर जो प्रोटोकॉल है उसका खास करके ख्याल रखा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग की लोग जो हैं वो पालना करते हुए नजर आए। तकरीबन 4 एंट्री गेट इन्होंने यहाँ पर बनाए हैं, 4 से 5 ये एंट्री गेट हैं जिसके अंदर से लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं आगे जाएंगे। यहाँ पर इनकी थर्मल स्क्रीनिंग का प्रबंध किया गया है। इसके अलावा अगर हम सैनिटाइज़र की बात करें तो यहाँ पर सैनिटाइज़र पहले ही बाहर लगा दिए गए हैं, सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं और साथ साथ अगर हम इन सुरक्षाकर्मियों की बात करें तो ये भी पूरी एहतियात बरतते हुए नजर आ रहा है। जिस तरह से सीधे तौर पर इनको फेस स्क्रीन दी गई है, हाथ में इन्होंने ग्लव्स डाले हुए हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जिस तरह से मॉल के अंदर एंट्री हो रही है तो वहां पर भी जो कर्मी तैनात की गए हैं उनको PPE किट तक पहनाई गई है। यानी पूरी एहतियात के साथ जो शॉपिंग मॉल्स हैं वो खुलते हुए नजर आ रहे हैं। जो भी व्यक्ति यहाँ पर आता है पहले उसका टेम्परेचर चेक होता है और उसके बाद उस व्यक्ति को अंदर जाने की अनुमति दी जाती है और यहाँ पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का खास करके ख्याल रखा जाता है। व्यक्तियों से कहा जाता है कि पहले आप अपने हाथ जो हैं उनको अच्छे से सैनिटाइज करें। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, व्यक्ति से तकरीबन 6 फीट की दूरी जो है वो बनाए रखें। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा, जिस तरह के यहाँ प्रबंध किए गए, सैनिटाइज़र के लिए भी यहाँ पर जो प्रबंध हैं एक अलग से जो मशीन है वो लगाई गई है, यानी सैनिटाइज की बोतल को आपको छूने की ज़रूरत नहीं है, पैर से ही आप अपने हाथों को सैनिटाइज कर सकते हैं। इस तरह के प्रबंध जो हैं वो यहाँ पर किए गए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ओवरऑल अगर पूरे इस सिस्टम की बात करें, जिस तरह का यहाँ पर सिस्टम सेट किया गया है, सिस्टम इसलिए यहाँ पर सेट किया गया ताकि लोग जो हैं वो सुरक्षित रहें। हालांकि अभी भी देश से जो कोविड-19 की महामारी है वो टली नहीं है, लेकिन इस बीच जो केंद्र की मोदी सरकार उन्होंने लोगों को राहत देने का फैसला लिया था। इसके अलावा जो ये शॉपिंग मॉल्स के ओनर है इनको राहत, उसी का नतीजा है कि आप देख सकते हैं कि जिस तरह से शॉपिंग मॉल जो हैं वो यहाँ पर खुलते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार यहाँ पर शॉपिंग मॉल्स के ऊपर लोगों की एंट्री, आने जाने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है, क्योंकि पिछले काफ़ी समय से ये मॉल्स जो हैं ये बंद पड़े थे, पूरे के पूरे शहर बंद थे। लेकिन अब आम लोगों के लिए ये मॉल्स जो हैं वो खुलते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि पहले दिन कम हलचल जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्योंकि अभी अभी ये मॉल्स खुले हैं, गाइडलाइंस को फॉलो करवाया जा रहा है। लेकिन जैसे ही प्रॉपर इनकी जो कह सकते हैं एक्टिविटी शुरू होगी तो उसके बाद यहाँ पर भी लोगों की गैदरिंग जो है वो ज़्यादा संख्या में होती हुई नज़र आएगी। देखने वाली बात रहेगी उसको प्रशासन किस लहजे से लेता है और यहाँ पर जो विशेष गाइडलाइंस जारी की गई हैं उनके मुताबिक ही क्या जो मॉल्स हैं उनकी कार्यप्रणाली। फिलहाल अगर बात करें देश में एक बड़ा खतरा है, क्योंकि लगातार जब से राहतें लोगों को
दी गई हैं उसके बाद से ही जो पॉजिटिव केस है उनकी संख्याओं में इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में ये जो राहत है ये कितनी राहत भरी रहेगी, यही देखने वाली बात रहने वाली है। कैमरामैन देवेंद्र सिंह के साथ विनीत कपूर, ANB न्यूज, चंडीगढ़। पंजाब के तरनतारन में सरहदी गांव में एक जिंदा बम बरामद हुआ है। यह बम उस समय मिला है जब मनरेगा मजदूर नहर में साफ सफाई का काम कर रहे थे। इसी दौरान बम दिखाई दिया, जिसके बाद इसकी सूचना BSF के जवानों को दी गई और मौके पर पहुंचे BSF के जवानों ने बम को डिफ्यूज कर दिया है। मामले पर DSP राजवीर सिंह ने बताया है कि ये जो बम मिला है ये 50 साल पुराना है। एक बम यहाँ पर मिला है तरनतारन में एक गांव में, जब मनरेगा मजदूर वहां पर खुदाई का काम कर रहे थे तो ये बम उन्हें दिखाई दिया और इसकी सूचना मिलने पर BSF के जवानों को इसकी सूचना दी गई और BSF के जवान वहां पर पहुंचे। उन्होंने बम को डिफ्यूज़ किया है और उसके बाद ये जानकारी दी गई है अधिकारियों की तरफ से कि ये बम 50 साल पुराना है जिसको डिफ्यूज़ किया गया है। तरनतारन से एक जिंदा बम मिला है। ये सरहदी इलाका है और गांव में मनरेगा के जो मजदूर हैं वो यहाँ पर काम कर रहे थे, जिस दौरान इस बम को उन्होंने देखा और इसको देखते ही तुरंत इसकी सूचना BSF के जवानों को दी गई। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में आतंकियों ने सोमवार को कश्मीरी पंडित सरपंच की गोली मारकर हत्या कर दी। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि आतंकियों ने शाम 6 बजे अनंतनाग जिले के लारकीपुरा इलाके के सरपंच और कांग्रेस के सदस्य अजय पंडित की उनके गांव में ही हत्या कर दी। उन्होंने कहा कि पंडित को अस्पताल पहुंचाया गया जहां पर उन्होंने दम तोड़ दिया और कांग्रेस के एक प्रवक्ता ने घटना की निंदा करते हुए कहा है कि पंडित पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता थे। फिलहाल किसी भी आतंकी संगठन ने घटना की जिम्मेदारी नहीं ली है। अजय पंडित एक सरपंच जिनकी हत्या कर दी गई है और अनंतनाग में ये मामला सामने आया है जहां पर आतंकवादियों ने इनकी हत्या की है। शाम के 6 बजे का ये घटना बताई जा रही है। लारकीपुर इलाके के सरपंच ये कांग्रेस के सदस्य भी थे और इसी पर कांग्रेस के एक नेता ने इस घटना की निंदा की है। कांग्रेस प्रवक्ता ने उन्होंने कहा है कि पंडित पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता थे। चंडीगढ़ में पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है। शहर के सेक्टर 31 स्थित थाना पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय कार चोर गिरोह के 2 सदस्यों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। गिरोह के सदस्यों से पुलिस ने चोरी की 18 SUV गाड़ियां बरामद की हैं और बता दें कि चोरों ने गाड़ियों के नंबर बदल दिए हैं और गिरोह के सदस्यों ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ से ये गाड़ियां चुराई हैं। चंडीगढ़ की सेक्टर 31 थाना पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता हासिल हुई है क्योंकि एक बड़े ऑटो जो लिफ्टिंग गिरोह था उसको यहां पर गिरफ्तार किया गया है। 2 सदस्य गिरफ्तार हुए हैं और बड़ी रिकवरी हुई है। SUV कारों की बात करें तो 18 SUV कारें जो हैं वो इस गिरोह के 2 सदस्यों के पास से बरामद हुई हैं। अगर हम इस पूरे मामले की बात करें तो इंस्पेक्टर राजदीप सिंह हमारे साथ है, बातचीत करते हैं। सर, एक बड़ी रिकवरी, बड़ी सफलता जो है वो पुलिस के हाथ लगी है। किस तरह इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, क्या पूरा मामला था, कहां से आपको इन्फॉर्मेशन आई थी इस पूरे गिरोह की और कैसे एक्टिव था ये गिरोह? ये हमारे ASI अख्तर हुसैन जी हैं, उनके पास ये इन्फॉर्मेशन थी कि एक रमेश नाम का बंदा जो कि एक अंतर्राज्यीय कार चोर गिरोह का मेंबर है, वो एक क्रेटा गाड़ी जिसके ऊपर उन्होंने फेक चेसिस और इंजन नंबर के बेस पे एक रजिस्ट्रेशन नंबर अरेंज कर लिया है हरियाणा की किसी रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी का, वो लेके आ रहा है, जबकि वो असल में गाड़ी वो दिल्ली से चोरी हुई है। तो उसी इंफॉर्मेशन बेस्ड पे अख्तर हुसैन जी ने उनको रमेश को अरेस्ट किया था। फर्दर इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसके डिस्क्लोजर बेस्ड और उसका एक और साथी हमने अमित, जो उसके साथ पहले भी पुराने दोनों क्राइम में शामिल रहते थे इस तरह के, उसको अरेस्ट किया था। और अब तक हमने इन दोनों की डिस्क्लोजर के बेस पे 18 SUV व्हीकल बरामद कर लिया, जिसमें 8 नए मॉडल की फॉर्च्यूनर है, 3 उसमें इनोवा है नए मॉडल की, 6 क्रेटा गाड़ी हैं और 2 ब्रीजा गाड़ी है मारुति की। तो सर, ओवरऑल किस तरह से काम करता था ये गिरोह, कहाँ पे सक्रिय था और क्या केवल 2 ही मेंबर इतने बड़े जो ये कांड है इसको अंजाम देते थे या फिर और भी इसके सदस्य जो हैं वो फरार हैं? ये एक ना बड़ा ऑर्गेनाइज्ड, वेल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इसको कह सकते हैं, जिसमें कि एक चोरों का ग्रुप है जो गाड़ियां चोरी करते हैं,
दूसरा ग्रुप वो है जो इसके फेक इंजन चैसी नंबर के बेस पे रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी से आरसी प्रिक्योर करता था, और तीसरे वो लोग थे जो इस व्हीकल्स को जेन्युइन लोगों को जेन्युइन व्हीकल बता के इसको सेकंड हैंड के तौर पे बेच देते थे। तो इसमें से हमारे पास अभी सिर्फ 2 लोग हाथ लगे हैं जिनको जो गाड़ियों को डिस्पोज ऑफ करते थे और डॉक्यूमेंट भी बनवाते थे। इसमें हम हरियाणा की कुछ रजिस्ट्रेशन अथॉरिटीज़ हैं जिनके एम्प्लॉयज़ का इसमें नाम आया है, वो भी एंगल हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, और चोरों के पीछे भी हमारी एक टीम गई है, और आने वाले दिनों में हम और गिरफ्तारियां करके और गाड़ियां रिकवर हो सकती हैं। बैकग्राउंड का पता लग पाया है कि ये दोनों जो आरोपी पकड़े गए हैं, क्या बैकग्राउंड है? क्या पहले भी किसी और क्रिमिनल एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व हैं? ये दोनों पहले भी कार चोरी के केसों और ऐसे फर्जी बड़े से जो गाड़ियां बेचने और नंबर लगाने के उसमें पहले भी गिरफ्तार हो चुके हैं दोनों। कहाँ से गाड़ियां चुराई गई हैं, क्या इसकी डिटेल मिल चुकी है? जो अभी तक हम 18 गाड़ियों में से, क्योंकि इनके इंजन चैसी नंबर मोस्टली फेक है, ईसीएम के साथ भी टेम्परिंग हुई है, तो अब तक जो हम पता कर पाए उसमें 2-3 गाड़ियों का पता चल पाया कि वो एक तो पंजाब से चोरी है और 2 दिल्ली से चोरी है। तो बाकी का हम कर रहे हैं, वो भी पता चल जाएगा। पूरे नॉर्थ इंडिया की बात करें या फिर पूरे इस एरिया की बात करें, वहां पर ये गिरोह एक्टिव था? ये पूरा नॉर्थ इंडिया में कह लो आप, यूपी, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और दिल्ली, ये यहाँ पूरा नॉर्थ इंडिया इन्होंने इनके उसमें था, कवर करते थे। बिल्कुल, देखिए एक बड़ी रिकवरी हुई है, एक बड़ा गिरोह जो है वो चंडीगढ़ पुलिस के हाथ लगा है, और इनके पास से जिस तरह से 18 एसयूवी कारें जो हैं वो बरामद हो चुकी हैं। और एक बड़ी हैरत की बात है कि पहले देखने में आता था कि चोर गिरोह के जो सदस्य हैं वो गाड़ियों के नंबर प्लेट जो है वो बदल देते थे, लेकिन यहां पर उनकी चैसी जो है वो उसके जो नंबर हैं उसके साथ भी टैंपरिंग की गई है। सीधे तौर पर अगर हम पुलिस की बात करें तो आज एक बड़ी सफलता है, और आने वाले दिनों में इनकी जांच के अंदर कुछ और बड़े खुलासे हो सकते हैं। कैमरामैन देवेंद्र सिंह के साथ विनीत कपूर, ANB न्यूज, चंडीगढ़। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महाराष्ट्र जनसंवाद रैली को संबोधित किया है। इस दौरान उन्होंने अर्थव्यवस्था पर कोरोना के प्रभाव पर कहा है कि कोरोना के कारण हर देश की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ा है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था को भी इससे झटका लगा है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम इस संकट से उभरकर टॉप 3 देशों में पहुंचने के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। और बहनों भाइयों, जहां तक देश की अर्थव्यवस्था का प्रश्न है, हमारे देश की अर्थव्यवस्था भी प्रभावित हुई है। दुनिया के सारे देशों की अर्थव्यवस्था इस कोरोना के संकट से प्रभावित हुई है। एक झटका लगा है, लेकिन मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारे पास जैसा नरेंद्र भाई मोदी जी का नेतृत्व है बहनों भाइयों, और जो उनकी संकल्प शक्ति है, उसके आधार पर हम भारत में जो आर्थिक संकट को जो भारत को झेलना पड़ा है, इसको हम रिकूप करेंगे। और फिर से जो हमारा लक्ष्य है कि भारत को दुनिया के टॉप 3 देशों की कतार में ले जाकर खड़ा करना, उस कतार को हम खड़ा करेंगे। समय का थोड़ा हेरफेर हो सकता है, क्योंकि बीच में एक बहुत बड़ा संकट आया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में कोरोना को लेकर के बैठक का आयोजन किया, और इस बैठक में सीएम बघेल ने एम्स रायपुर, बिलासपुर, सिम्स सहित वरिष्ठ अधिकारियों से विचार विमर्श भी किया है, और कोरोना संक्रमण से बचाव, नियंत्रण के उपायों और मरीजों के इलाज की व्यवस्थाओं की समीक्षा के साथ ही आगे की रणनीति पर भी विचार विमर्श किया गया। उन्होंने क्वारंटीन सेंटर्स की व्यवस्था, अस्पतालों में उपलब्ध बिस्तरों की जानकारी भी ली है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने एक खास बैठक का आयोजन किया है और स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ समीक्षा की गई है। जिस तरीके से कोरोना का संकट लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, उसी को लेकर के इस बैठक में विचार विमर्श किया गया, और प्रदेश के जितने भी बड़े अस्पताल हैं उनमें बेड की स्थिति के बारे में भी जानकारी ली गई है। कोरोना संकट में तमाम धार्मिक स्थल आज से खुल गए हैं, और वहीं बात अगर उत्तर प्रदेश के आगरा की जाए तो आगरा में फिलहाल मंदिरों को बंद ही रखा गया है। कोरोना के खतरे को ध्यान में रखते हुए आगरा प्रशासन और धर्म गुरुओं की तरफ से बैठक की गई, जिसमें मंदिर को बंद रखने का निर्णय लिया गया है। सिर्फ वही धार्मिक स्थल खोले जाएंगे जिसमें साफ सफाई की पूरी व्यवस्था की गई है। ANB न्यूज के संवाददाता ने मंदिर के पुजारी से व्यवस्था को लेकर के खास बातचीत की है। राजनगरी आगरा में कोरोना वायरस को लेकर फिलहाल अभी आगरा में जो धार्मिक स्थल हैं वो पूरी तरह से बंद रहेंगे। ताजनगरी आगरा के लोग फिलहाल अभी
मंदिर में दर्शन नहीं कर पाएंगे, पूजा अर्चना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आगरा शहर में कल आगरा के धर्म गुरुओं के साथ आगरा प्रशासन की एक बैठक हुई थी, जिसमें उन सभी लोगों ने जो इस पर निर्णय लिया है कि फिलहाल अभी आगरा के जो धर्म स्थल हैं वो पूरी तरह से बंद रहेंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं आगरा के जीवनी मंडी रोड पर, जहां आप देख सकते हैं विशाल जो खाटू श्याम का ये मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, और ये पूरी तरह से फिलहाल अभी बंद कर दिया गया है, क्योंकि आगरा में जो कोरोना वायरस का जो संक्रमण है जो प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, तो इसको देखते हुए फिलहाल जो मंदिर वगैरह सारी जो धार्मिक स्थल है वो पूरी तरह से बंद कर दिए। हमारे साथ अभी मंदिर के जो महंत है उनसे भी हम बात करना चाहेंगे कि किस तरीके की जो कल जो मीटिंग हुई है तो उसमें किस तरीके का निर्णय लिया गया है। जी महंत जी, देखिए, कोरोना संक्रमण को देखते हुए हमारे धर्म गुरुओं ने फैसला लिया है कि अभी मंदिर बंद रहेंगे, क्योंकि मंदिर खोलने से संक्रमण फैल सकता है, मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ से संक्रमण फैल सकता है। तो धर्म गुरुओं ने जो फैसला लिया है वो एकदम सही लिया है, और अभी मंदिर फिलहाल बंद रहेंगे जब तक ये कोरोना संक्रमण कम नहीं हो रहा है आगरा के अंदर से। तो साफ सफाई वो जारी रहेगी, मंदिर में साफ सफाई जारी रहेगी, मंदिर सैनिटाइज होता रहता है समय समय पर, और मंदिर में हम लोग भी मास्क लगा करके रहते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, और मंदिर में भी श्रद्धालु गेट से ही मंदिर के प्रणाम करके चले जाते हैं, मंदिर में भी आने की किसी को अनुमति नहीं है। फिलहाल नहीं खोले जाएंगे, बिल्कुल नहीं खोले जाएंगे। तो साफ तौर पर आगरा शहर की बात की जाए तो हमारे साथ में अभी मंदिर के जो महंत थे वो मौजूद थे, उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि आगरा में जो कोरोना वायरस का जो संक्रमण है वो प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, उसको देखते हुए फिलहाल आगरा के मंदिर जो बंद रहेंगे, मगर अगर मंदिरों की जो पुजारी हैं वो मंदिर में अंदर रहकर जो पूजा अर्चना कर सकते हैं, और बराबर मंदिर की जो साफ सफाई है वो पूरी होती रहेगी, और लगातार जो सैनिटाइज वगैरह है वो मंदिरों में होता रहेगा। तो कहीं ना कहीं आगरा शहर में फिलहाल आगरा के जो लोग हैं वो मंदिरों में अब दर्शन नहीं कर पाएंगे। आगरा से कैमरा पर्सन अर्जुन सिंह के साथ पुष्पेंद्र शर्मा, एएनबी न्यूज आगरा। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में कोटा नगर पंचायत में प्रधानमंत्री आवास में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। लोगों को आरोप है कि ठेकेदार ने आवास बनाने में अच्छे मटेरियल का इस्तेमाल नहीं किया है, जिसके चलते अभी 1 साल भी नहीं हुआ कि मकान में दरार पड़ गई। और वहीं आदिवासी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जिला सचिव प्रेमेंद्र मानिकपुरी ने कोटा नगर पंचायत के नगर पालिका अधिकारी के खिलाफ रैली निकालकर अनुविभागीय अधिकारी कोटा को ज्ञापन सौंपा है और जिम्मेदार अधिकारी और ठेकेदार पर कार्रवाई की मांग की गई है। ये कौन से सन में हुआ था निर्माण? चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। Declaring a public health emergency of international concern over the global outbreak of novel coronavirus. भारत की कोरोना वायरस से जंग। आपको चाहिए पूरी जानकारी के लिए भरोसेमंद जरिया। जानकारी जो अफवाहों पर ना हो। 24 घंटे 7 दिन लगातार एक टीम जो आप तक पहुंचा रही है कोरोना वायरस से जुड़ी हर खबर, सिर्फ एएनबी न्यूज पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरियाणा के सिरसा में मंदिरों के कपाट खोले जाने से श्रद्धालु काफी उत्साहित नजर आए। श्रद्धालुओं ने मंदिरों में जाकर भगवान के दर्शन किए और मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के हाथ सैनिटाइज करवाकर और थर्मल स्क्रीनिंग करके उन्हें अंदर प्रवेश करने दिया गया। और मंदिर के अंदर सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए भी गोल दायरे बनाए गए और पहला दिन होने के कारण मंदिरों में पहले की तुलना में कम भीड़ नजर आई। वहीं मंदिर के पुजारी जोगिंद्र त्रिपाठी का कहना है कि यहां पर आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इसके लिए पूरे इंतजाम किए गए हैं। गेट पर ही हाथ सैनिटाइज करवाकर और टेम्परेचर को चेक कर उन्हें अंदर आने की अनुमति दी जा रही है। मंदिर में तो यही है, लॉकडाउन जो लगा हुआ है और जो चल रहा है, तो भक्तों को दूरी बना करके 2 गज की दूरी बना करके चलें और किसी प्रकार की भीड़ इकट्ठी ना हो। किसी जो भी आए मास्क लगा करके आए, सैनिटाइजर से हाथ वगैरह धुलाएं। इस तरह सारी व्यवस्थाएं कर रखी है मंदिर की तरफ से। लगभग 2.5-3 महीने हो चुके हैं। भक्त तो अभी कम ही आ रहे हैं, धीरे धीरे भक्तों को जैसे पता लगेगा तो भक्त आने शुरू हो जाएंगे। वैसे तो रोज आते हैं सुबह, पर आज एकदम से खुले दर्शन किए हैं मंदिर के बाबा के। बड़ा अच्छा लगा काफ़ी टाइम के बाद जो आज हमने दर्शन किए हैं। व्यवस्था की बात देख रहा हूँ मैं, बहुत ही बढ़िया की हुई है इन्होंने। थर्मल स्कैनिंग भी कर रहे हैं और हाथ भी सैनिटाइज कर रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया हुआ है। यूपी के मैनपुरी में ट्रक और बस की टक्कर का मामला सामने आया है। दरअसल मामला करहल थाना क्षेत्र के NH2 रोड का है, जहां पर आगे चल रहे ट्रक को पीछे से प्राइवेट बस ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बस में बैठे 9 सवारियां, ड्राइवर और कंडक्टर सहित घायल हो गए। और वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को सैफई PGI में भर्ती करवाया है। और बता दें कि गुड़गांव से औरैया जा रही थी बस में 35 सवारियां उसमें मौजूद थी। कोरोना महामारी के बीच सरकार रोडवेज में निजी परमिट देने की तैयारी कर रही है। इसी के विरोध में रोडवेज कर्मचारियों ने बस अड्डा परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया है और मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई है। सरकार पर रोडवेज सहित अन्य विभागों में निजीकरण को बढ़ावा देने का आरोप यहां पर लगाया गया है। और प्रदर्शनकारियों का कहना था कि रोडवेज विभाग में लंबे समय से सरकार 3,519 निजी परमिट देने का प्रयास कर रही है। इन परमिटों को कोर्ट भी नकार चुका है, जिसका रोडवेज के कर्मचारी और अन्य संगठन विरोध कर रहे हैं। मांगों से संबंधित ज्ञापन रोडवेज महाप्रबंधक को सौंपा गया है। पीछे जो 18 दिन की स्ट्राइक चली, वो इस बात का सबूत थी। सरकार को चेताने के लिए हरियाणा की जनता को साथ लेके तालमेल कमेटी ने यह बता दिया था कि निजीकरण किसी भी सूरत में, ना विभाग हित में और ना ही कर्मचारी हित में। दोबारा से सरकार अब इस महामारी के आड़ में ये जो 3519 रूट परमिट जबकि कोर्ट ने रद्द कर चुकी है, अब ये जो लॉन्ग रूट पे बसें चल रही थी उन रूटों पे ये परमिट देने का मसला बना चुकी है। 4 तारीख को तालमेल कमेटी के परिवहन मंत्री के साथ वार्तालाप हुई थी, तो उसमें मंत्री जी ने स्पेशली यही कहा था कि तारी मांग और मुद्दे मान लेंगे। तो हमने भी उस टाइम भी कहा था कि पीछे भी जो किलोमीटर स्कीम लेके आए थे, तब भी तालमेल कमेटी ने विरोध किया था। लेकिन कुछ हमारे साथी ये कह रहे थे भी प्रधान जी थे, सरकार तो कुछ मांगे तो देनी चाह रही है, लेकिन तुम अड़ जाते हो। एक किलोमीटर स्कीम को लेके प्राइवेट निजीकरण को लेके अड़े देते हो, हमारे कर्मचारी को मांग और मुद्दों को नहीं उठाते। तो हमने इसलिए भी छूट दी थी सरकार को भी, चलो 3 महीने का टाइम था सरकार के पास, भी किलोमीटर स्कीम सक्सेस नहीं होगी तो हम उसको रद्द कर देंगे। अब इस महामारी के आड़ में किलोमीटर स्कीम के साथ साथ इस 3519 रूट परमिट जो कोर्ट ने गलत ठहराए हैं, उनको दोबारा सड़कों पे दौड़ाने का काम कर रही है सरकार। सरकार जनता के हित को ना देखते हुए प्राइवेट ठेकेदार को हित में काम करने जा रही है, जिसके विरोध में आज तमाम डिपो में हम ज्ञापन देने जा रहे हैं तालमेल कमेटी के बैनर के नीचे। कोरोना संकट से इस समय पूरा देश जूझ रहा है। लोगों को भी कई तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। इसकी वजह से स्वास्थ्य कर्मियों पर सबसे ज्यादा दबाव है। लेकिन इस बीच गुजरात में सैलरी कट किए जाने से नाराज पैरामेडिकल स्टाफ हड़ताल पर चले गए हैं। अहमदाबाद के SVP हॉस्पिटल में कोरोना से जुड़े मामलों के इलाज के लिए काम करने वाले पैरामेडिकल स्टाफ की सैलरी कट कर दी गई है। PPP के आधार पर अस्पताल में इन स्टाफ को रखा गया था और पैरामेडिकल स्टाफ का कहना है कि UDS कंपनी ने 20 से 30% सैलरी कट करने का लेटर उन्हें थमाया है। साथ ही पैरामेडिकल स्टाफ ने
में जिन लोगों को क्वारंटीन किया जाता है उनकी भी सैलरी कट कर दी जा रही है और सैलरी कट किए जाने से पैरामेडिकल कर्मी नाराज हैं और राज्य के सभी 2500 पैरामेडिकल स्टाफ हड़ताल पर चले गए हैं। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों ने आगजनी की घटना को अंजाम दिया है और नक्सलियों ने सड़क निर्माण कार्य में लगे वाहनों को आग के हवाले कर दिया। घटना कोंटा विकास खंड के किस्टारम थाना क्षेत्र की है, जहां पर नक्सलियों ने बीती रात सड़क निर्माण में लगे वाहनों और मशीनों को आग के हवाले कर दिया। आपको बता दें, काफी लंबे समय से इस क्षेत्र में सड़क निर्माण कार्य धीमे गति से चल रहा है और इससे पहले भी नक्सली इस तरह की कई घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। पंजाब के बठिंडा में आंगनवाड़ी वर्करों द्वारा जिला परिषद में केंद्र और पंजाब सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। नारेबाजी करते हुए आंगनवाड़ी वर्करों ने आरोप लगाया है कि उनसे कोरोना वायरस के दौर में फ्रंट लाइन पर काम लिया जा रहा है, लेकिन अभी तक उनके लिए केंद्र या पंजाब सरकार ने किसी तरह का कोई ऐलान नहीं किया है। आंगनवाड़ी वर्करों ने ये मांग की है कि कम से कम 50 लाख रुपए का बीमा उनका किया जाए और उन्हें रेगुलर सरकारी कर्मचारी बनाया जाए। केंद्र सरकार ते पंजाब सरकार दे खिलाफ रोस प्रदर्शन करन दे लई इकट्ठे होए हां। असीं इत्थे कहना चाहांगे कि सानू फ्रंट लाइन वर्कर दे तौर ते साडे तो काम लिया जा रिहा, सानू बच्चों के घरां दे विच राशन देण दे लई भी भेजिया जा रिहा, साडे तो उन्हां दा सर्वे करवाया जा रिहा, उन्हां दे घद पार दी मिनती करन दे लई सानू भेजिया जा रिहा। असीं एक भी दिन वेले नहीं बैठे, असीं अपना काम पूरी तनदेही नाल कर रहे हां, पर सरकार ने साडे वल कोई ध्यान नहीं दिता। सानू फ्रंट लाइन वर्कर्स नूं 50 लाख का बीमा मिलना चाहिए। सानू सरकारी मुलाजम ऐलानिया जाए। जदों तक सानू सरकारी मुलाजम नहीं ऐलानिया जाता उन्नी देर तक सानू घट्टो घट्ट उजरत के घेरे विच लिया जाए ते सानू नर्सरी टीचर का दर्जा दिता जाए। असीं सरकार कोलों यही मांग करते हुए अज CDPO राही अपने मंग पत्र देण दे लई पहुंचे हाँ। तनख्वाह मिल रही है जी तुहानूं? सानू जिहड़े देखो जी NGO के ब्लाक ने, इन्हां नूं 8 ब्लाक NGO दे चल रहे ने, इन्हां नूं पिछले 5 महीनों तो कोई तनख्वाह नहीं मिली। तो तुसीं आप ही सोचो भी इहो जी मंदी के दौर दे विच वर्कर्स का गुजारा किस तरह हो रहा है। सरकार की तरफ से आज से सभी धार्मिक स्थलों को खोलने की इजाजत दी गई है और जिसके बाद आज पंजाब के जिला फतेहगढ़ साहिब में भी सभी धार्मिक स्थलों पर लोग नतमस्तक होने के लिए पहुंचना शुरू हुए। इसी के चलते जिला फतेहगढ़ साहिब के ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहिबान में भी श्रद्धालुओं का आना शुरू हो चुका है। वहीं कोरोना को देखते हुए श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से श्रद्धालुओं को देखते हुए सभी तरह के इंतजाम मुकम्मल किए गए। जी बहुत वधिया लग रहा है। पहले तो यह गल भी जी कोरोना बीमारी है ये खत्म ही हो जाए तो ही वधिया है, क्योंकि बहुत नुकसान होया, सारा का ही होया, गरीबों का बहुत नुकसान होया। तो हूँ जो खुले तो बड़ा मन प्रसन्न है, संगत भी आ रही है, संगत नाल ही गुरु घर है, बड़ा वधिया लग रहा है। संगत कितना का उत्साह देखने को मिल रहा है? संगत बहुत उत्साह जी, संगत उड़ीकती पई सी कदों आइए, संगत बहुत हुआ के पुजरी है। कोविड ਨੂੰ देखते हुए ਜਿਹੜਾ सरकार के निर्देश ने उन्होंने भी ਅਸੀਂ देखा भी गुरुद्वारा साहब ਜਿਹੜੇ लोग ने पालना नहीं कर रहे। दोनों नहीं लगता भी लोगों को ਉਹਦੀ पालना करनी बनती है, जरूरी है जी। कोरोना महामारी कारण जो सरकार दी हदायतां अनुसार 8 तरीक तो अज धार्मिक स्थान पूरी तरह संगतां दे दर्शनां लई खोले गए हैं। संगतां दी सहूलत नूं मुੱਖ रखते हुए कोरोना महामारी तो बचाउण लई सरकार दीआं हदायतां अनुसार संगतां नूं प्रेरित किया जा रहा है कि हर संगत आउण वाली संगत 3 तो 6 फुट की दूरी बना के रखे ते साबण नाल चंगी तरह हथ धो के दरबार साहब जाण। सैनेट जो मशीन लगी हुई है उहदे विच दी लंघ के जाया जाए। असी स्पैशल सेवादारां दी अगे ड्यूटी लगाई है भी इन्नी संगत आउंदी आ मत्था टेकण तो बाद 3 फुट की दूरी बना के बैठ के आराम नाल पाठ करन। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾ,
ਉਵੇਂ ਹੀ ਅੱਜ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕਈ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਕ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਜਦ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। SGPC ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਮਸ਼ੀਨ ਗੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਆਉਣ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਜੁੱਤੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੋਰੋਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। कृष्ण वर्मा, ANB न्यूज़, फतेहगढ़ साहिब। राजस्थान के चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने बताया है कि चिकित्सा विभाग ने प्रदेश में प्रतिदिन 25,000 कोरोना जांच करने का लक्ष्य हासिल कर लिया है और अब हर जिले में जांच सुविधा विकसित करने के लक्ष्य को भी जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। ये हमारे लिए खुशी की बात है कि राजस्थान ने जो लक्ष्य आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने प्रतिदिन जांच क्षमता का दिया था चिकित्सा विभाग को 25,000 टेस्ट पर डे करने का, आज राजस्थान की टेस्टिंग क्षमता 25,150 टेस्ट पर डे करने की हो गई है। और पॉजिटिव केसेस चाहे 10,696 हुए हों, लेकिन रिकवरी का जो परसेंटेज है वो भी हमारा 73 के ऊपर है और 7,814 लोग ठीक होके और रिकवर कर चुके हैं। इसके अलावा हमारे जो एक्टिव केसेस हैं वो 2641 बचे हैं माइग्रेंट के, और हमारे लोकल सब फिगर को मिला के 2641 लोग एक्टिव केसेस के रूप में हैं अभी। और जिस ढंग से चाहे डबलिंग का रेट हो वो हमारा आज भी 21 दिन है, 241 डेथ्स हुई है राजस्थान के अंदर, जो अधिकांश कोमोर्बिडिटी की वजह से हुई है। तो कुल मिला के जो राजस्थान में ये संक्रमण को हम नियंत्रित कर पाए हैं वो हमारे डिपार्टमेंट की, डॉक्टर्स की टीम की मेहनत है, नर्सिंग कर्मचारी, पैरामेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मी, प्रशासन, पुलिस, सब लोगों के सहयोग से आज राजस्थान के हर पैरामीटर को, चाहे नेशनल इंडेक्स देख लो 10 बड़े राज्यों का, उसमें भी हमारी चाहे एक्टिव केसेस की दर हो, हमारी रिकवरी का परसेंटेज हो, चाहे मोर्टिलिटी रेट हो, हर स्थिति पर राजस्थान टॉप राज्यों में शुमार हो रहा है आज। और आगे भी हमारी जांच की क्षमता, जो लक्ष्य दिया है मुख्यमंत्री जी ने हर जिले में जांच की क्षमता विकसित करने का, उस पर हमारा विभाग काम कर रहा है। पंजाब के लुधियाना में शॉपिंग मॉल में ज़्यादा भीड़ देखने को नहीं मिली और पूरी दुकानें भी नहीं खुल पाई। वहीं सिनेमा हॉल को भी बंद रखा गया और शॉपिंग करने के लिए मॉल में कुछ लोग पहुंचे, जिन्हें एंट्री गेट पर ही मॉल के अंदर आने वाले लोगों का मेडिकल चेकअप भी वहां पर किया गया और पूरी एहतियात बरती जा रही है। वहीं मॉल मैनेजर अमरेंद्र सिंह के मुताबिक सरकारी निर्देशों का पालन किया जा रहा है और लोगों को सैनिटाइजर इस्तेमाल करके और मास्क पहनकर ही अंदर आने दिया गया। पंजाब के होशियारपुर में ऐतिहासिक और प्रसिद्ध गुरुद्वारा साहिब गरना साहिब में श्रद्धालु ने सुखमनी साहिब के पाठ करवाकर दर्शन किए और सरकार के इस फैसले का स्वागत किया। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया और वहीं गुरुद्वारा के प्रबंधक ने बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग के लिए भी प्रबंध किए गए हैं। वहीं मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को सैनिटाइज किया गया और वहीं श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए विशेष तरह के प्रबंध भी किए गए। दूसरा संगतां नूं दस रहे हैं कि वो अपनी डिस्टेंस बना के रखन ਤੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਬਲਿਕ ਬੈਠਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਨਾ ਪਵੇ। ਤੇ ਹੋਰ ਲੰਗਰ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਟਰੈਂਥ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਣ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠਣ। ਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟਾਫ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮ, ਜੋ ਵੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਰੂਲ ਬਣਾਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੱਲਣ।
ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ मौका मिला आज। यूपी के जनपद संभल का सबसे प्राचीन चामुंडा देवी मंदिर भी श्रद्धालुओं के लिए खुल गया और यहां नियम और शर्तों के साथ ही मंदिर को खोला गया। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ श्रद्धालु मंदिर में पूजा कर रहे हैं और बता दें कि सैनिटाइज करने के बाद ही श्रद्धालुओं को मंदिर में प्रवेश की अनुमति दी गई। और वहीं श्रद्धालुओं ने बताया कि वो मां दुर्गा से प्रार्थना उन्होंने की है कि कोरोना संक्रमण से मुक्ति दिलाए और हमारे भारत देश को समृद्धि की ओर ले जाए। क्या नाम है आपका? पुजारी जी बताइए, आज 2.5 महीने बाद करीब मंदिर खुले हैं, तो यहाँ श्रद्धालु आ रहे हैं, तो किस तरीके का आप पालन करा रहे हैं आप? अब उनको सैनिटाइज किया गया है और मास्क का लगाने का आदेश दिया गया है। तो कम 5 लोग आ रहे हैं मंदिर के अंदर और उनसे ये कहा जाएगा कि दूरी बनाए रखिए। जय माता। क्या नाम आपका? मेरा नाम राजकुमार सिंह है। अच्छा, आज 2.5 महीने बाद करीब मंदिर खुले हैं, आप चामुंडा देवी मंदिर आए हैं, तो यहाँ किस तरीके का महसूस हो रहा है आपको? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। 2.5 महीने के बाद आप मंदिर के द्वार खुले हैं और बहुत बिल्कुल जैसा ऊर्जा बहुत माता जी शक्ति देती हैं, इस तरीके से बहुत बढ़िया लग रहा है। अच्छा, तो आज जैसे कोरोना काल चल रहा है, तो इसमें क्या आपने प्रार्थना की? हम माता जी से प्रार्थना करते हैं कि ये कोरोना की चैन से सारी मर्ज खत्म हो रही है कोरोना का, और सब बढ़िया तरीके से जीवन हो, और सब अपने जो भी हो रही है कोरोना के वक्त, ये सब माता जी निवेदन करते हैं, सब पार करेंगे, सब संकट कटेंगे। क्या नाम है आपका? आपको परमानंद सिंह। मंदिर आए हैं आप, 2.5 महीने बाद मंदिर खुले हैं, तो कैसा महसूस हो रहा है? मन को शांति मिलेगा, अच्छा महसूस हो रहा है। 2.5 महीने बाद मंदिर आया तो अच्छा महसूस हो रहा है। तो क्या प्रार्थना की आपने आज? हमने प्रार्थना की थी हमारा देश, हमारा शहर, हमारा मोहल्ला कोरोना से मुक्ति पाए और जो है सब स्वस्थ रहें, अच्छी जिंदगी जी। फतेहाबाद में मनरेगा मजदूर सड़कों पर उतर आए और मनरेगा की कम मजदूरी को लेकर के रोड जाम कर दिया और नारेबाजी भी की गई। प्रदर्शनकारियों ने कम मजदूरी देने का आरोप यहां पर लगाया है। उन्होंने कहा है कि 309 की जगह उन्हें 200 या 250 रुपये ही दिए गए हैं और फतेहाबाद चंडीगढ़ मार्ग को करीब 2 घंटे तक उन्होंने जाम करके रखा, जिसके बाद एडीसी ने मौके पर मजदूरों को पूरी मजदूरी दिलाने का आश्वासन दिया है। तब जाकर मजदूरों ने रास्ता खोला। हम रंगोई पे गए जी, ताताखेड़ी के पास में सभी मजदूर मेरे भाई गए और उन्होंने जाके वहाँ पे, और मैट ने कहा कि हम आपको 250 रुपये दिहाड़ी देंगे, हल्की पीछे से 309 रुपये दिहाड़ी आ रही है जी। तो अभी ये फिर उसके बाद क्या किया आपने? और वहाँ से उन्होंने इतनी बात कह के मोटरसाइकिल चका और गांव में आ गए। हम वहाँ से लटकते पटकते यहाँ पे आए और यहाँ पे आके हमने जाम लगाया जी। कितनी देर जाम रहा है जी आपका? ये जाम कम से कम 2 घंटे 3 घंटे लगाया है जी। कौन सा रोड था जी ये जाम का? ये फतेहाबाद से लेके चंडीगढ़ रोड है जी। तो उसके बाद अब क्या आश्वासन दिया जी आपको प्रशासन ने? और डीसी एडीसी आए थे जी, उन्होंने कहा कि आपकी समस्या का समाधान होगा जी। दिक्कत भी बहुत आ रही है, जे काम हो जे थोड़ा तो देना को नहीं, भी ज्यादा देना, जे गंदा काम बनाए नहीं फिर नो कहते दूसरे काटो। तो पैसे कम दे रहे हैं जी? पैसे तो जी 300 के साथ 9 रुपये आ रहे हैं जी। और आज जी 250 का नाम ले थे, कहता भी 250 में किसी ने लागना तो लाग जाओ, नहीं घर बिक जाओ। फिर उसके बाद क्या किया जी आपने? फिर जाम लगाया? उसके बाद जी औरत आ गए ना जी, फिर हम बोले मैं चल स्कूल में इकट्ठे होंगे, फिर भी जी हमने रोड पर जाम लगाया। गाजियाबाद में दिल्ली बॉर्डर पर स्थिति सामान्य दिखी। करीब 1 हफ्ते के बाद दिल्ली सरकार ने भी सीमा पर लगे प्रतिबंध को हटा लिया है और वहीं गाजियाबाद से दिल्ली जाने के लिए जिस पास की जरूरत पड़ती थी, अब किसी भी पास की जरूरत वहां पर नहीं है। दिल्ली और गाजियाबाद के बीच अब आसानी से सफर किया जा सकता है। प्रतिबंध के कारण जनपद में बहुत नुकसान हो रहा था और व्यापारियों की मांग पर गाजियाबाद प्रशासन ने प्रतिबंध हटा दिया है। भारतीय किसान यूनियन के बैनर के नीचे किसानों ने करनाल में प्रदर्शन किया है और जिला सचिवालय पहुंचे किसानों ने अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर के प्रदर्शन किया है। किसानों ने कहा है कि उनको फसल का पूरा भाव नहीं मिल रहा है। किसानों ने आरोप लगाया कि मक्का की फसल जो तैयार है सरकारी रेट पर उसकी खरीद नहीं की जा रही है। किसानों को कर्ज मुक्त किए जाने की मांग भी उन्होंने की है और साथ ही सरकार को चुनावी वादे भी याद दिलाए हैं। हमारी मुख्य डिमांड है किसान को कर्ज मुक्त किया जाए, बहुत समय से लंबी मांग है हमारी। दूसरा, कोरोना के चलते किसानों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है,
जिसकी आपूर्ति के लिए कम से कम 1.5 लाख करोड़ रुपया राहत पैकेज जारी किया जाए। समर्थन मूल्य पर जो फसलें खरीद गारंटी का कानून बनाया जाए। नंबर 4, जो सूरजमुखी और मक्के की समर्थन मूल्य पर खरीद जारी की जाए, क्योंकि ये कह रहे हैं, हमने पता किया है कि जो आगे बरसात वाली मक्की है उसको तो खरीदेंगे समर्थन मूल्य पर, जो सर्दियों वाली मक्की है उसको नहीं खरीदेंगे। ये दो रेट वाली बात हमारी समझ में नहीं आ रही, कौन सी है, ये कहाँ का कानून है। नंबर 5, गन्ने की बकाया पेमेंट जारी की जाए। इसके साथ सरकार इकबालपुर उत्तराखंड में जो किसानों की पेमेंट रुकी पड़ी है 2-3 सालों से, उसको भी दिलवाया जाए। नंबर 6, लंबित बिजली के 82,000 कनेक्शनों को तुरंत जारी किया जाए और पोर्टल खोला जाए। नंबर 7, नहरें और रजबाओं के खालों को समुचित समय पर सफाई की जाए और 25 जून को उनमें पानी छोड़ा जाए। नंबर 8, आने वाली अच्छे तो हो गए। नंबर 9, सरकारी पैक्सों की दवाई व खरीद बिक्री के लाइसेंसों का नवीनीकरण किया जाए। हम डीसी साहब से मिलने आए हैं। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taqui taqui, taqui taqui, taqui taqui. Eres un besito o un aquí, booty explota como Nagasaki. Prende los motores Kawasaki. एक ऐसा मंच जो डांस के दीवानों के लिए बनेगा एक नई मिसाल। उस मुकाम पर गूंजेगी बस एक ही आवाज। कुछ लोग इस दुनिया में आते हैं खास मकसद के लिए, और जब लॉकडाउन में घर बैठे ये अपना हुनर दिखाते हैं तो इतिहास रचते हैं। अगर आप में भी है इसी तरह का हुनर तो अपलोड कीजिए अपना 1 मिनट का वीडियो ANP न्यूज के डिजिटल ऑडिशन में और 25 जून तक सबमिट कीजिए अपना ऑनलाइन ऑडिशन वीडियो 7888497078 पर। हुनरबाज ऑफ ANP न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से आज सभी धार्मिक स्थलों को खोलने की इजाजत दी गई है, तो वहीं रायपुर में भी धार्मिक स्थलों को खोला गया है। पूरे देश में आज से दिवाली और मंदिरों को खोला गया है। जो भक्त भगवान के दर्शन का इंतजार कर रहे थे उनके लिए ये मौका भाव विभोर करने वाला है। हालांकि इस दर्शन के साथ ही कुछ पाबंदियां भी लगाई गई हैं जिनका पालन मंदिरों में किया जा रहा है। मंदिर प्रशासन खुद इस बात का ध्यान रख रहा है कि आस्था का ये मौका संक्रमण का कारण ना बन जाए। छत्तीसगढ़ के कोरबा में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पर ग्राम पंचायत के सभी सदस्यों ने पदस्थ सचिव के खिलाफ प्रशासन से लिखित में शिकायत दी है और सचिव को हटाने की मांग की गई है। सरपंच सहित अनेक जनप्रतिनिधियों ने आरोप लगाया है कि सचिव की ओर से पंचायत चुनाव आचार संहिता के दौरान अपनी मनमर्जी से करीब 20 लाख से अधिक की राशि टुकड़ों टुकड़ों में आहरण की गई, और जो कि नियमों के विरुद्ध है। और सरपंच होने के नाते वहां की सरपंच ने यह कहा है कि पंचायत के रजिस्टर और दस्तावेज नहीं दिखाए जाते हैं। बोलने पर सचिव की ओर से कई तरह के बहाने बनाकर, जैसे पंचायत कार्यालय में दस्तावेज नहीं होना, चाबी का गुम हो जाना जैसे बहाने बना करके टाल दिए जाते हैं। आराधना तंवर सरगुंदिया के सरपंच। आज यहाँ किस लिए आए हो आप लोग? सचिव की शिकायत के लिए। क्या शिकायत है? वो क्या बोलते हैं, वो पूरा कागज में दस्तखत करवाता है
प्रस्ताव बैठक में 1 से 4 तक का बस प्रस्ताव में बैठक में लिखे थे और वो 5 से पूरा 17 तक लिख दिया है कोरा में। और क्या क्या शिकायतें हैं सचिव की? आचार संहिता में वो पैसा निकाला है। कितना पैसा निकाले होंगे? 20 लाख। 20 लाख। आपको जानकारी नहीं, आपको नहीं बताया था? नहीं है जानकारी। स्टेटमेंट मतलब आपको जनप्रतिनिधियों को भरोसे में रख के काम नहीं कर रहे हैं क्या? देश भर में कोरोना वायरस का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ की बात अगर की जाए तो छत्तीसगढ़ में भी लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते हुए नजर आ रही हैं। पिछले 24 घंटे में 89 मरीज यहां पर सामने आए हैं और रायपुर में रविवार देर रात 5 और पॉजिटिव मिले हैं। इनमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। इसके साथ ही संख्या बढ़कर के 1080 तक पहुंच गई है। प्रदेश में रोजाना 12% की दर से मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। 5 दिनों के अंदर ही संक्रमित केस डबल हो चुके हैं। इसके चलते रिकवरी रेट भी 28% पर पहुंच गया है। अब संक्रमित मरीजों के लक्षण के आधार पर उनका उपचार किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि जैसे कि हम कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अपने रुख को मजबूत करने के लिए तत्पर हैं, आईसीएमआर ने हमारे चिकित्सा संसाधनों के अनुकूलित उपयोग की योजना भी तैयार की है। जिन रोगियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है उन्हें उनके लक्षण के आधार पर वर्गीकृत किया जाएगा। जिस तरीके से जो प्रवासी मजदूर दूसरे राज्यों में फंसे हुए थे वो जब अपने राज्य में लौट रहे हैं तो वहां पर उनके लिए मनरेगा वरदान साबित हो रहा है। छत्तीसगढ़ में भी कोरोना संकट के बीच जिला कोरिया में मनरेगा प्रवासी मजदूरों के लिए वरदान साबित हुआ। स्थिति ये है कि आज संकट के इस दौर में मनरेगा के माध्यम से करीब 65,000 से अधिक मजदूरों को काम मिला है और जब से लॉकडाउन हुआ है तब से लोगों को घर चलाना भी मुश्किल हो गया था। ग्रामीण क्षेत्रों में आए बड़े संख्या में लोगों को काम नहीं मिल पा रहा था। इस स्थिति में मनरेगा से लोगों को राहत जरूर मिली है। मध्य प्रदेश में भी कोरोना वायरस का प्रकोप लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश के भिंड में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। 14 नए मामले यहां पर सामने आए हैं, जिससे भिंड में अब तक कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर के 104 हो गई है, जो भिंड शासन प्रशासन और आम जनता के लिए चिंता का विषय है। तो वहीं दूसरी ओर सरकार का फैसला जनता की सुरक्षा जनता पर ही छोड़ देना, कहीं जनता पर भारी न पड़ जाए। थोड़ी सी ढील के बाद भिंड के लोग सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य नियमों की पालना करते हुए नहीं दिखाई दे रहे, जिसका खामियाजा भिंड के लोगों को भुगतना पड़ सकता है। 4 दिन से कोरोना के मामलों में तेजी देखने को मिल रही है। तो सब लोग भिंड जिले में हॉट स्पॉट से आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो भिंड जिले में लोग आ रहे हैं वो या दिल्ली से आ रहे हैं या अहमदाबाद से आ रहे हैं या महाराष्ट्र से आ रहे हैं। और वहाँ हॉट स्पॉट हैं, लोग जो हैं वहाँ बीमारी फैली हुई है, तमाम हॉट स्पॉट हैं। उन हॉट स्पॉट से लोग के भिंड जिले के जो लोग हैं वो वापस आ रहे हैं। उनको जो हम रैंडम सैंपलिंग में जांच करा रहे हैं वो सब पॉजिटिव आ रहे हैं। अभी तक हम 33 मरीज डिस्चार्ज कर चुके हैं जो पूर्णतः स्वस्थ हैं। बाकी के सभी मरीज स्वस्थ हैं, उनको धीरे धीरे करके जो प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से। हरियाणा के पलवल में हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्कर यूनियन विरोध प्रदर्शन उन्होंने किया है और कर्मचारियों की मांगों को लेकर के बिजली विभाग के कार्यालय के सामने ही विरोध प्रदर्शन किया गया। कर्मचारी यूनियन के नेता बलबीर सिंह ने ये कहा है कि काम करने के दौरान बिजली कर्मचारी दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं, इसलिए सभी बिजली कर्मचारियों को सेफ्टी उपकरण दिए जाएं और कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, निर्दोष कर्मचारियों को बहाल किया जाए। ये कर्मचारियों के पास हमारे पहले नंबर तो क्लास पेशकश दस्ताने जी, सेफ्टी जो महामारी कोरोना के वहाँ में चल रहा है जी, जो सरकार ये कह रही है हम हर चीज़ की सुविधा दे रहे हैं, मतलब कर्मचारियों को या मतलब हमारे जो बिजली के कर्मचारी हैं या डॉक्टर हैं सभी को बात आए, मतलब टीवी में आती है वह हम हर चीज़ की सुविधा दे रहे हैं। तो हमारे पास ना सैनिटाइज ना मास्क नहीं, मतलब ऐसी कोई सुविधा नहीं है।
सब स्टेशन पे एक एक्सीडेंट हुआ था, जो कि जेई और एक दो आदमी इन्वॉल्व थे वो सस्पेंड कर दी। उसके साथ में जो नादोष आदमी था, कई असरुद्दीन जैसे 2-3 आदमी थे, उनको भी सस्पेंड कर दिया। हमने कहा था कि भाई इसको बहाल कर दिया जाए, क्योंकि ये नादोष जब है ही ना वो उस समय, और उसको भी सस्पेंड कर दिया। ये बोला कि भाई जेई की रिपोर्ट हो जाएगी, जेई के साथ मैं इसको बहाल करूँगा। हमने ये कहा था एक आदमी जो दोषी है उसके साथ में नादोषी आदमी को ये दंड दे रहा है, जो गलत है। ऐसे ही कितनी इसकी वो हमने बार बार इसको चेतावनी दी कि भाई हमारा अगर प्रदर्शन हुआ तो हम इसको मुंहतोड़ जवाब देंगे। केंद्र सरकार ने आने वाले समय में कर्मचारियों को मिलने वाले भत्तों पर रोक लगाई है ताकि कोरोना संकट से उबरा जा सके, और इसी से नाराज रेल कर्मियों ने आज काला दिवस भी मनाया, अपना विरोध जताया, और साथ ही सरकार को ये चेतावनी भी दी गई है कि अगर इन भत्तों को पहले की तरह सुचारू रूप से चालू नहीं किया गया तो लाखों रेल कर्मचारी इसका विरोध करेंगे और इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। पूरे देश में हर रेल कर्मचारी महंगाई भत्ता जो केंद्र सरकार ने फीस कर दिया है 18 महीने के लिए, उसके लिए हमारे साथी काला दिवस मना रहे हैं। हमारे जो भी रेल कर्मचारी हैं वो सरकार के इस निर्णय से बहुत ही उद्वेलित हैं, और चूँकि अभी कोरोना काल का समय चल रहा है, हम बहुत बड़ी मीटिंग नहीं कर सकते हैं, कोई बड़ा आंदोलन नहीं कर सकते हैं, इसलिए सरकार को एक सांकेतिक रूप से आज काला दिवस मना करके ये बताने का काम कर रहे हैं कि अगर आपने समय रहते हुए समस्त केंद्रीय कर्मचारी और रेल कर्मचारियों का महंगाई भत्ता वापस नहीं किया, इसको सुचारू रूप से देने का काम नहीं किया, तो ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन और नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन कॉमरेड शिव गोपाल मिश्रा जी के नेतृत्व में इस देश के अंदर एक बड़ा आंदोलन करने के बाध्य होगी, और जिसकी समस्त जिम्मेदारी इस भारत सरकार की होगी। और पूरे रेल कर्मचारी, इस देश के 13 लाख रेल कर्मचारी नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन से जुड़े हुए हैं, और वो सारे लोग अपने हक के लिए एक बड़ा आंदोलन करेंगे। भारत में पाकिस्तानी जासूसी नेटवर्क पर एक बड़ी कार्रवाई की गई है। सोमवार को मिलिट्री इंटेलिजेंस और राजस्थान पुलिस ने पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी ISI के लिए काम करने वाले 2 एजेंटों को बीकानेर से गिरफ्तार किया है। विकास कुमार और चीमन ला नाम के 2 पाकिस्तानी जासूस गिरफ्तार किए गए हैं। ISI के जासूसों का ऑडियो टेप भी सामने आया है। ऑडियो टेप में पाकिस्तानी हैंडलर सेना के गोला बारूद की जानकारी मांग रहा था, और बताया जा रहा है कि दोनों पकड़े गए पाकिस्तानी जासूस अगस्त 2019 से सेना की जासूसी कर रहे थे। यूपी के सहारनपुर में राजकीय मेडिकल कॉलेज के 6 और डॉक्टरों ने इस्तीफा दे दिया है। शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन राजकीय मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, और एक महिला डॉक्टर के इस्तीफे के बाद 6 और डॉक्टरों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि प्राचार्य ने सभी के इस्तीफे नामंजूर करते हुए डीजी कार्यालय में एक पत्र कार्रवाई के लिए भेज दिया है, और कोरोना संकट में किसी भी डॉक्टर का इस्तीफा मंजूर नहीं किया जाएगा। जितने भी लोग दूसरे राज्यों में फंसे थे वो अब अपने राज्यों में पहुंच रहे हैं, और वहां पर उन्हें क्वारंटीन किया जा रहा है। ऐसे में छत्तीसगढ़ सरकार ने निर्देश दिए हैं कि सभी क्वारंटीन सेंटर में प्रवासी लोगों को सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाए जाएं, और सेंटर्स में अपने माता पिता के साथ ठहरे बच्चों के शारीरिक और बौद्धिक विकास पर भी छत्तीसगढ़ सरकार ध्यान दे रही है। यहां बुनियादी सुविधाओं के साथ साथ महिलाओं और किशोरियों के स्वास्थ्यगत जरूरतों का भी ध्यान रखा जा रहा है, और बालोद जिले के क्वारंटीन सेंटर में बाल विकास विभाग की ओर से बच्चों को ड्राइंग शीट और अलग अलग गतिविधियों से संबंधित खेल सामग्री उपलब्ध करवाई गई है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ग्वालियर पहुंचे, जहां पर उन्होंने एक ऐप का शुभारंभ किया है। सिम्स अंशुमन हेल्थ ये ऐप है जिसका शुभारंभ किया गया है, जिसके बाद वे अनूप मिश्रा के घर पर गए और तत्पश्चात वे पूर्व गृह मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा से भी मिले। वहीं नरोत्तम मिश्रा ने ग्वालियर अंचल की सीटों को लेकर के कहा है कि हम उपचुनाव में सभी सीटों पर जीत हासिल करेंगे।
मेरे बड़े भाई हैं, मेरे साथ उनका मार्गदर्शन लेने आया था। सर क्या लगता है कि ग्वालियर में अपने 16 सीटें हैं, कितने नतीजा पाएगी? 16 पे पौने 16 भी नहीं, पौने 16 पूरे 16 पे। जहां कई राज्य धीरे धीरे लॉकडाउन को खत्म कर रहे हैं, वहीं पश्चिम बंगाल और मिजोरम ने लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया है। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के चलते जहां पर पश्चिम बंगाल ने लॉकडाउन को 30 जून तक बढ़ाया है, तो वहीं मिजोरम ने 2 सप्ताह के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि हमने पश्चिम बंगाल में 30 जून तक लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला किया है। वहीं मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरामथांगा की अध्यक्षता में एक बैठक में राज्य में मौजूदा स्थिति को देखते हुए 9 जून 2020 से 2 सप्ताह के लिए लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला लिया गया है और मिजोरम सरकार ने यह भी कहा है कि शीघ्र ही लॉकडाउन संबंधी दिशा निर्देशों को अधिसूचित किया जाएगा। उत्तराखंड के पौड़ी में गंगा स्नान शुरू हो चुका है, जिससे श्रद्धालु और पुजारी काफी खुश हैं। और वहीं मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्रपुरी महाराज ने यह कहा है कि यह हमारा सौभाग्य है। उत्तराखंड यात्रियों पर निर्भर है और यात्रियों का आना जाना अब शुरू होगा तो हमारे भाग्य खुद ब खुद खुल जाएंगे। अच्छा लगा है, कोरोना के बाद पहली बार आए हैं यहाँ पे, बहुत अच्छा लग रहा है। सरकार ने बहुत अच्छा काम कर रखा है, बहुत बिल्कुल साफ गंगा है। स्नान करने के बाद सारे मंदिर खुले हुए हैं, हर जगह दर्शन किए हैं, पूजा की है हमने सब जगह, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। बैन लगाया है कि कोई भी यात्री मंदिर में घंटा नहीं बजाएगा और कोई भी पुजारी किसी भी यात्री को टीका नहीं लगाएगा और जो भी रूलिंग है उसी के तहत जो है मंदिरों में कार्य किया जाए। चलिए फिलहाल मेरे साथ खबरों में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।